Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए CBSE 21 सैम्पल पेपर्स बुक में दिए हुए अनसोल्ड सैम्पल पेपर्स के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये CBSE 21 सैम्पल पेपर बुक अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं। वैसे आप लोग व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक बात और, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और अपने प्लेजर टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। PTS 910 फॉर क्लास 12th मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन ए के MCQ टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। यहां पर हमें 20 MCQs मिलेंगे जिनमें हमें करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके मार्क करना है एज द आंसर। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है? इफ P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 0.7, P ऑफ B दे रखा है, फिर आपको P ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A भी दिया हुआ है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो बेटा, यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसकी वैल्यू बनेगी P ऑफ B इंटरसेक्शन A ओवर P ऑफ A। समझे? अब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P ऑफ B इंटरसेक्शन A क्या बनेगा? दिस विल बी इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। समझे? P ऑफ A की वैल्यू क्या होगी? P ऑफ A देखो यहां से निकलेगा। P ऑफ नॉट A आपको दे रखा है, नॉट A मतलब A डैश लिख सकते हो, ये है 0.7। अब P ऑफ A डैश का मतलब हुआ 1 माइनस P ऑफ A। समझे बच्चों? अब यहां से अगर आप साइड चेंज करेंगे ना तो आपको P ऑफ A की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3। समझे? तो यहां से आप लोग P ऑफ A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये बनेगा 0.3 मल्टीप्लाइड विद P ऑफ B ओवर A दैट इज 0.5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.15। तो 0.15 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। वैसे बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वैल्यू हमने निकाली है P ऑफ B इंटरसेक्शन A के लिए, लेकिन क्वेश्चन में P ऑफ A इंटरसेक्शन B पूछा गया था, क्या आप ये सोच रहे हो कि दोनों बातें डिफरेंट हैं? वेल, ध्यान से सुनना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, 11th क्लास की चीजें हैं। A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A दोनों सेम बात होती है बच्चों। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमें क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन 2 में हमें एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, यानी मैट्रिक्स A देखो इस तरीके से लिखा जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर आपको दिख रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर 0 होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका मैट्रिक्स A है। फिर आपके पास एक मैट्रिक्स B भी है, दैट इज -1 0 0, फिर यहां पर 0, फिर ये 3, फिर ये 0 0 0 2। इस तरीके से ये आपका मैट्रिक्स B भी आपको मिल गया। आपको निकालना है A स्क्वायर इंटू B की वैल्यू, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम A स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, A स्क्वायर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 0 0, यहां 0 -1 0 0 0 3। इसे हम मैट्रिक्स A के साथ में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे? इस तरीके से आप लिखो और जरा यहां पर A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है ये मुझे बताओ। ये बनेगा 4, फिर यहां पर आपका 0 आएगा, एक बार आप चेक करके देख लो, यहां भी 0 आएगा, फिर इसके बाद यहां भी 0 आएगा, फिर यहां पर 1 आएगा, फिर यहां पर 0, फिर ये भी 0, ये भी 0 और ये 9। इस तरीके से आपको A स्क्वायर वाले मैट्रिक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको फाइनली A स्क्वायर इंटू B निकालना है।
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज 4 0 0, यहां पर 0 1 0, ये 0 0 9। और मैट्रिक्स बी क्या है बच्चों, और ये रहा मैट्रिक्स बी, दैट इज -1 0 0, यहां 0 3 0, दिस इज 0 0 2, दैट इज इन द थर्ड रो। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहां पर आपको -4 मिलेगा, ध्यान से देखते रहना, यहां 0 0 मिलेगा, फिर यहां पर 0, यहां पर आपको 3 मिलेगा, फिर से 0, यहां 0, यहां 0, और ये आपका 18। इस तरीके से आपका आंसर आएगा, समझे। लेकिन अगर आप गिवन ऑप्शन में देखेंगे तो आपको इस तरीके से तो आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो यहां पर बेसिकली हमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, इस तरीके से आप लिखो। अब आप देख पाएंगे ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, वैसे क्या यहां पर आप कुछ खास बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या खास बात, कि बेसिकली दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो उनके डायगोनल एलिमेंट्स को ही रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, बस बात खत्म, समझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो कि वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है, क्या पूछा हुआ है, फॉर द एडजेसेंट डायग्राम शोवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पर डायग्राम को देखकर अगर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना चाहो तो ध्यान से सुनना किस तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काम करता है। मैं यहां पर डायग्राम फिर से बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर आपका वर्टेक्स ए, यहां वर्टेक्स बी और यहां पर वर्टेक्स सी। देखिए वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, लेकिन यहां पर जो आपके क्वेश्चन में डायग्राम है ना, उसमें वेक्टर सी ए लिया गया है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बेसिकली आपको वेक्टर ए सी लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो ऐसे काम करेगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात सुनना, वेक्टर ए सी और वेक्टर सी ए ये दोनों रिवर्स डायरेक्शन में है एक दूसरे के लिए, मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब अगर इनको मुझे इक्वल रखना है तो यहां पर आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा इस चीज को यहां पर आप पुट बैक करो और फिर साइड चेंज कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। अब इस माइनस सी ए वेक्टर को जैसे ही आप एलएचएस में शिफ्ट करेंगे आपको देखो इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, समझे, और आरएचएस में हो जाएगा नल वेक्टर। ऐसा हमें कहां पर दिख रहा है, ऐसा हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। ऑप्शन सी को देखकर कंफ्यूज मत होना, आरएचएस में ध्यान से देखिए बच्चों, आरएचएस में सिर्फ 0 लिखा हुआ है, जबकि ये 0 वेक्टर यानी नल वेक्टर होना चाहिए। नल वेक्टर तो आपको ऑप्शन डी में ही दिख रहा होगा आरएचएस के लिए, समझे। यानी यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या बोला हुआ है, ये जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आपको k की वैल्यू बतानी है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर f ऑफ 0 और लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 0 ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शन को 0 पे कॉन्टिन्यूअस बोला गया है। ठीक है, अब f0 की वैल्यू क्या आ रही है, इस कंडीशन को देखिए ध्यान से, f0 आपका k बन जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ लिमिट निकालना है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू है e की पावर 3x माइनस e की पावर -5x अपॉन में x। ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से करूंगा, न्यूमरेटर में फोकस करना, क्या करने जा रहा हूं बच्चों, e की पावर 3x -1 इसको ऐसे लिखो, फिर लिखो माइनस ऑफ e की पावर -5x -1। अब यहां पर मैं फर्दर क्या करूंगा बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 3x -1 अपॉन x, मतलब मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया, माइनस e की पावर -5x -1 अपॉन x, यानी मैंने एलसीएम ब्रेक किया है, समझे। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट आपको 3x दिख रहा होगा, मतलब यहां 3 लगाओ और 3 से आपको यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां पर आपको -5x दिख रहा होगा, तो यहां -5 लगाओ और यहां पर आपको -5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर लिमिट के बारे में मैं ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर x का लिमिट 0 है तो 3x का लिमिट भी 0 होगा और -5x का लिमिट भी 0 होगा। अब यहां पर जो भी फॉर्मूला लगेगा वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा।
इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पर ये ब्रैकेट आपको 1 देगा, इनटू में 3 माइनस ये ब्रैकेट आपको 1 देगा, इनटू में -5, यानी फाइनली यहां से बनेगा 3 + 5 यानी 8। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, f0 ये रहा, लिमिट वैल्यू ये रही, तो यहां से आपका फाइनल आंसर बन जाएगा k = 8, यानी क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी आप एक बार देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, ध्यान से अपने इंटीग्रल को देखिए, e⁻x + cot इनवर्स x ऐसे दिया हुआ है। यहां पर अगर मैं इस पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही पुट कर दूं, यानी इसको ही मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं इस तरीके से, अब इसका होगा डेरिवेटिव। सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो सेम होगा, लेकिन चेन रूल भी तो लगेगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव यानी 1 और कॉट इनवर्स x का करोगे तो -1/1 + x², देखो ऐसे मिलेगा, ये रहा dx और ये dt के इक्वल बनेगा। यहां से अगर आप ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा e⁻x + cot इनवर्स x, और ये पूरा सिंप्लीफाई होकर आपको देगा x²/1 + x², ये रहा dx और ये रहा dt। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटीग्रल है ना बेटा, ये पूरा सिर्फ dt बन जाएगा। dt मतलब t + c, और ये t तुमने किसको माना था, e⁻x + cot इनवर्स ऑफ x प्लस में c। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जरा चेक करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री एंड ऑर्डर। तो क्या बोला हुआ है बच्चों, ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से सुनिए, यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म आपको दिख रहा होगा, d4y/dx4, मतलब इसका ऑर्डर तो 4 है, लेकिन डेरिवेटिव टर्म यहां पर आपको दिख रहा होगा एंगल ऑफ साइन के अंदर, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। समझे, डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड। अब यहां पर ऑप्शन सी को आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 7, इसमें क्या बोला हुआ है, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द लीनियर कंस्ट्रेंट्स इन एन एलपीपी इज कॉल्ड द फिजिबल रीजन। बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर 7th का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, विच इज बेस्ड ऑन वेक्टर अलजेब्रा। यहां पर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी गई है और इनका डॉट प्रोडक्ट भी दे रखा है, आपको एक्यूट एंगल बताना है दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। अगर सिर्फ एंगल पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक्यूट एंगल पूछा हुआ है इसलिए यहां पर न्यूमरेटर में भी मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ फॉर्मूले का डिस्कशन। चलिए अपने क्वेश्चन में से इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं जो हमें दी गई हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहां पर आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू mod 3 यानी डायरेक्टली 3 लिख दो। डिनोमिनेटर में यहां पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये रहा, ये बन जाएगा 1/2। cos थीटा 1/2 का मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3 या 60 डिग्री भी कह सकते हो। ऑप्शन डी को चेक करो, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है, यहां पर बेसिकली आपको एक फंक्शन दिया गया है और आपसे इस फंक्शन के लिए डिक्रीजिंग वाला इंटरवल पूछा गया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए जरा इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर फंक्शन f का डेरिवेटिव होगा, तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। x बाहर x-3 होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स x-3 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x-3 जो कि 1 आएगा, प्लस x-3 होल स्क्वायर बाहर और फिर इस x का डेरिवेटिव जो कि 1 आएगा। अब इस पूरे में से x-3 कॉमन है, इसे हम कॉमन लेंगे, अंदर हमें मिलेगा 2x प्लस x-3, यानी फाइनली यहां से डेरिवेटिव क्या बन रहा है बच्चों, दिस इज x-3 और ये बनेगा 3x-3
3 कॉमन ले लो, आपको इस तरीके से डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, समझे। तो इस पूरे को 0 के इक्वल रखकर हमें x की वैल्यू 1 और 3 मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए जरा नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। यहां 1 आएगा, यहां 3 आएगा, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। इस वाले इंटरवल में से x की वैल्यू पुट कर लो, मतलब जैसे मैंने 0 पुट किया, कहां पर, तो डेरिवेटिव में। यहां पुट करके डेरिवेटिव का साइन चेक करो, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। इस वाले इंटरवल में से x की कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने 2 लिया, और डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे तो यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कहने का मतलब डेरिवेटिव का साइन यहां पर नेगेटिव आएगा। यहां से अगर आप x की कोई वैल्यू लेंगे इस वाले इंटरवल में से, जैसे कि मैंने 4 ले लिया, यहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। आपको फंक्शन का वो इंटरवल निकालना है जहां पर फंक्शन डिक्रीज करेगा, मतलब वो इंटरवल जहां पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा। यानी f डैश x का साइन नेगेटिव कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 1,3। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है ना, डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव 1,3 वाले इंटरवल में है, तो फंक्शन यहीं पर डिक्रीज करेगा। मतलब ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 इज बेस्ड ऑन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें क्या बोला हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, फिर एक मैट्रिक्स बी भी दे रखा है, और ये कंडीशन देकर आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से सुनना, इस कंडीशन को हम जब यूज करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, समझे। अब यहां पर आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये बनेगा 1/5 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 0। तो बस यहां पर मैं उसे नहीं लिख रहा हूं। फिर आप इस मैट्रिक्स की बात करो, यानी मैट्रिक्स बी का भी आप डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये बनेगा -5 माइनस 0। तो माइनस 0 मैं नहीं लिख रहा हूं। इन दोनों चीजों को हम यहां पर यूज करेंगे, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, 1/5 इंटू 2x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद -5, नाउ दैट इज इक्वल टू 1, समझे। अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहां 5 और -5 कटेगा, मतलब -1 बचेगा, तो ये मिलेगा 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 1। साइड चेंज करो, 2 इज इक्वल टू 2x, कहने का मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 ये रहा बच्चों, यहां पर बेसिकली हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालना है, इन सभी कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर हमें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं जरा। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ इशारा कर रहा है, और इसकी बात करोगे तो x0 y1, y0 तो x1, यानी ये आपका लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, यहां पर ओरिजिन है। टेस्टिंग पॉइंट लेकर देखेंगे ताकि फिजिबल रीजन का पता चले, तो बेसिकली ये बनेगा इस तरीके से। टेस्टिंग पॉइंट मैंने 0,0 लिया है इस इनइक्वेशन के लिए, तो हमें फिजिबल रीजन कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉर्नर पॉइंट्स को लोकेट कर लो। पहला कॉर्नर पॉइंट यानी ए क्या बनेगा 0,1, बी यानी 1,0, और बाकी ओरिजिन तो है ही आपके पास 0,0। अब z की वैल्यू ओरिजिन पे निकालोगे तो ये तो 0 ही रहेगा, z की वैल्यू a पे निकालोगे तो ये 4 बनेगा, z की वैल्यू b पे निकालोगे तो ये 3 बनेगा। तो यहां पर मैक्स वैल्यू ये रहा, यानी z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो 4, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या पूछा हुआ है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। यहां पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। तो यहां पर फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यहां पर देखो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रेज टू द पावर n-1, और यहां पर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, समझे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहां पर इसको लिख पाऊंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में 2। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से आप निकाल सकते हो, क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो।
m इंटू एम इंटू एम, यानी ये बन जाएगा m क्यूब। ये तो हुआ शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट? किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको लिखना है ना, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप डिटर्मिनेंट बना के एक्सपेंड करके देख लो ना, यही आंसर आएगा यहां पर। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे, m क्यूब इसका स्क्वायर है, मतलब m रेज टू द पावर 6, m रेज टू द पावर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी आप चेक करिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन 13 इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला। कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, और मैट्रिक्स ए को अगर हमें इक्वल रखना होगा तो यहां पर आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि मैट्रिक्स ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स होगा। एक काम करना, इस मैट्रिक्स ए स्क्वायर को आप मैट्रिक्स पी मान लो। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। जैसे ही यहां पर आप ट्रांसपोज लेंगे तो आरएचएस में आप प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? वेट करना, बता रहा हूं। ए स्क्वायर को आप लिखेंगे ए इंटू ए, समझे, और ये रहा ट्रांसपोज। अब यहां पर प्रॉपर्टी की बारी। देखिए, अगर a इंटू बी का ट्रांसपोज आप निकालते हैं ना, तो ये बनता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहां पर ये लगेगी। कहने का मतलब इस वाले मैट्रिक्स को अगर आप मैट्रिक्स b की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये बन जाएगा a ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, समझे। अब जरा इस कंडीशन को देखना, तो इस कंडीशन का यहां पर यूज करेंगे तो a ट्रांसपोज की जगह आप लिखेंगे -a, और यहां पर भी -a। कहने का मतलब ये फाइनली हो जाएगा a स्क्वायर। तो बेसिकली अब p ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ? तो मैट्रिक्स p के इक्वल तो हो गया, क्योंकि आपने a स्क्वायर को मैट्रिक्स p ही तो माना था। यहां पर आप डायरेक्टली इसे मैट्रिक्स p लिख सकते हो। अब अगर कोई भी मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या बोला हुआ है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसका जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो आज की क्लास में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार और आपको रिकैप दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है और यहां पर हमें डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हों, अब यहां पर अगर आप a टू द पावर n की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब n की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो कि आपके क्वेश्चन में है भी a टू द पावर 5। तो बेसिकली ये आपको क्या दे देगा? डायगोनल एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे थे ना, उसकी पावर में आप अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओ। मतलब जो मैट्रिक्स ए की पावर है वही डायगोनल एलिमेंट्स की पावर में आप लगाते जाओ, समझे। अब इस कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन में यूज करने का टाइम आ गया है। यहां पर जो मैट्रिक्स ए है ना, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स को लिखूंगा सिर्फ, तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में a टू द पावर 5 यानी मैट्रिक्स a की पावर में 5 लगा के पूछा गया है, तो यहां पर पावर 5 लगाओगे तो हर एलिमेंट की पावर में यहां पर आपको 5 मिल जाएगा, समझे। 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 243, यानी ये सारे एलिमेंट 243 हो जाएंगे। अब अगर इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा ना, तो यहां पर आपको 243, यहां 0, यहां 0, यहां 0, यहां 243, यहां 0, फिर 0, फिर 0 और यहां 243, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब अगर आप 243 को कॉमन लेंगे ना, तो आपको अंदर जो दिखेगा ना मैट्रिक्स के अंदर, वो आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 का। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिख रहा। ऑप्शन ए को देखकर कंफ्यूज मत होना, ये 243 इंटू मैट्रिक्स ए है, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। अब यहां पर अपने ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए अगर मुझे करेक्ट ऑप्शन का पता करना हो तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। 243 को 81 इंटू 3i लिखो, ठीक है। इसके बाद 81 को ऐसे ही रहने दो, 3i का मतलब हो गया मैट्रिक्स ए। समझो ध्यान से, यहां पर ये जो मैट्रिक्स ए दे रखा है ना, इसमें से अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू 3i। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। कहने का मतलब यहां पर मैट्रिक्स ए की पावर में 5 की वैल्यू क्या आएगी? 81 इंटू मैट्रिक्स ए। 81 इंटू मैट्रिक्स ए आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी सही हो गया बच्चों।
ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया यहां पर अच्छा खासा कंसेप्ट है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे। देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3i, अभी तो बताया मैंने यहां पर मैट्रिक्स ए को 3i लिख सकते हो। तो यहां से a की पावर 5 क्या बन जाएगा? 3 की पावर 5 यानी 243 इंटू आई की पावर 5 यानी सिर्फ i। 243 को लिखो 81 इंटू 3i, समझे? तो ये बन गया 81 इंटू ए। इस तरीके से आप इसका आंसर और जल्दी निकाल सकते थे, लेकिन अगर मैं ऐसे करता तो फिर ये वाली चीज मैं आपको बता नहीं पाता जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया। मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहा हूं, लेकिन मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपसे एक बात और पूछी थी कि ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, और डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिफरेंस होता है, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 ये रहा बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या बोला हुआ है पढ़िए जरा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, अब यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। अब यहां पर डायरेक्टली इंटीग्रेट हम कर देंगे, ये होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस में k, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं LHS एंड RHS दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और साइड भी चेंज करूंगा, ध्यान से देखते रहना। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2k, ठीक है, और यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस में साइड भी चेंज कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको रीराइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4y प्लस में c इज इक्वल टू 0। यहां पर c का मतलब है 2 इंटू के, k कांस्टेंट था ना, तो 2k भी कांस्टेंट होगा, उसको मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऐसा आपके ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, एक बार आप मैच करके देखें, यानी क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा हुआ है? वेल इट इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। इसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहां पर y डैश यानी dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी? e टू द पावर माइनस एक्स, और एक्सपोनेंट में माइनस एक्स है, उसका भी डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल की हेल्प से, तो यहां पर -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद y डबल डैश यानी d2y अपॉन dx2 की वैल्यू निकालोगे, माइनस एज इट इज है e की पावर माइनस एक्स, और यहां पर भी चेन रूल लगेगा, एक्सपोनेंट में माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा। कहने का मतलब ये फाइनली आपको मिलेगा e टू द पावर माइनस एक्स। अब आपको यहां पर क्या करना है? डबल डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐड करना है। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही बच्चों, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 ये रहा बच्चों, ये बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए एंड माइनस ऑफ वेक्टर ए आर कोलिनियर। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी में क्या बोला हुआ है? टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वेल ये ऑप्शन फॉल्स है, यानी 17th के लिए ऑप्शन बी को आप मार्क करोगे। अब जरा बचे हुए ऑप्शंस को भी एनालाइज कर लेते हैं। फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स ए एंड बी वी हैव दिस कंडीशन, ये बात भी सही है। यूनिट वेक्टर ए कैप ऑफ वेक्टर ए इज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, ये बात भी सही है। कहने का मतलब क्वेश्चन 17th में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन बी का स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। इसलिए क्वेश्चन 17th में ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर के रूप में हम मार्क करेंगे, क्योंकि इसने आपसे गलत वाला स्टेटमेंट ही तो पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 17th भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18th को देखते हैं। क्वेश्चन 18th में क्या बोला हुआ है? ए इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू, यानी जो लाइन सेगमेंट पी क्यू होगा इसके ऊपर ए कोई पॉइंट है, यहां पर मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया।
इफ द जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 6। कहने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन z कोऑर्डिनेट 6 है, तो आपको यहां पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं यहां पर लाइन PQ का इक्वेशन लिखूंगा। तो क्या बनेगा, x माइनस x1, फॉर्मूला स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिए। x माइनस x1 यानी x माइनस 0, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1, तो z माइनस ऑफ माइनस 2 यानी z प्लस 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अब आप लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0, डायरेक्टली 3 लिख लो। फिर y2 माइनस y1 यानी माइनस 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 6, समझे। फिर z2 माइनस z1, 2 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 2 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ गया है। इसे लेमडा बोल दो और यहां पर अब आप रैंडम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन PQ, तो वो क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 3 लैम्डा, देन माइनस 6 लैम्डा प्लस 5, देन 4 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर ये जो z कोऑर्डिनेट है ना, ये तो 6 के इक्वल दे रखा है, तो 4 लैम्डा माइनस 2 को 6 के इक्वल रखो। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8/4 यानी 2। इसे हम यहां पर यूज करेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा और यहां पर यूज करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा। आपको तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो यहां पर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 में लैम्डा की जगह 2 डालो, ये बनेगा माइनस 6 इंटू 2 प्लस में 5 यानी 5 माइनस 12 यानी माइनस 7। ऑप्शन सी को चेक करो, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की तरफ चलते हैं, विच विल बी बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। Following are assertion reason based questions. In the following questions, a statement of assertion which is given by capital A is followed by a statement of reason which is given by capital R. Choose the correct answer out of the following choices. ऑप्शन ए में है both A and R are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन बी में है both A and R are true and R is not the correct explanation of A. ऑप्शन सी में बोला हुआ है A is true but R is false. ऑप्शन डी में बोला हुआ है A is false but R is true. अब इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें क्वेश्चन 19 एंड 20 में करेक्ट ऑप्शन का पता लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज बिटवीन दिस इंटरवल। डोमेन को अभी निकाल के देख लेंगे, थोड़ा सा वेट करो। रीजन में क्या बोला हुआ है इसको देखो, tan इनवर्स x इज डिफाइंड व्हेन x फॉलोज दिस कंडीशन। इसे आप देखो इंटरवल की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसे आप डायरेक्टली x बिलोंगिंग टू रियल नंबर ऐसे भी कह सकते हो। कहने का मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समझे। अब हमें असर्शन वाले स्टेटमेंट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना ही होगा। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। अगर cos इनवर्स x फंक्शन है ना, तो ये डिफाइंड तभी होता है जब x इस इंटरवल का हो, समझे। ये तो कंसेप्ट हो गया। अब आपके क्वेश्चन में जो फंक्शन fx दे रखा था ना, इसमें x का काम कर रहा है 2x माइनस 3। कहने का मतलब 2x माइनस 3 -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में ही होना चाहिए। तो यहां से हम लोग x के ऊपर कंडीशन निकालेंगे, जरा पूरे में +3 ऐड कर दो, मतलब LHS में, मिडिल में और RHS में। तो यहां पर 3 - 1 यानी 2 हो जाएगा, यहां पर ये 2x बनेगा और यहां पर RHS में 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। अब इस पूरी इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको x के लिए कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसे आप इंटरवल की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। अब जरा इस कंडीशन को देखो और असर्शन में x के ऊपर क्या कंडीशन दी गई है इसे देखो, तो आप समझ गए होंगे क्या कि असर्शन वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब अगर असर्शन फॉल्स हो, रीजन ट्रू हो, तो यहां पर ऑप्शन डी को हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला हुआ है, असर्शन द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ π/3। रीजन में क्या बोला हुआ है, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, रीजन वाला स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है,
समझे। अब जरा असर्शन को एनालाइज करने की बारी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीजन में जो कंसेप्ट बताया है ना, इसी कंसेप्ट की हेल्प से असर्शन वाले स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करके देखेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है, समझे। यहां पर वेक्टर b1 क्या आएगा, फर्स्ट लाइन से देखिए वेक्टर b1 बनेगा इस तरीके से, और सेकंड लाइन से देखो वेक्टर b2 क्या आएगा, i कैप माइनस k कैप। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एंगल थीटा मुझे निकालना है बिटवीन द गिवन लाइंस इन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन, समझे। तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 यानी i कैप प्लस j कैप का डॉट लेंगे i कैप माइनस k कैप के साथ। अब डिनोमिनेटर में वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्टली लिखना चाहता हूं, तो वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट में 2, चेक करके देखो, और वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड भी अंडर रूट 2 ही आएगा, चेक करके देख लो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप पुट करेंगे √2 और ये √2। अब जरा यहां पर डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, न्यूमरेटर में मॉडुलस का ध्यान रखना, तो ये आपका 1 बनेगा, 1 का मॉडुलस 1 ही रहेगा, नीचे आपका 2 आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू π/3। अब आपके असर्शन वाले स्टेटमेंट में दोनों लाइंस के बीच का एंगल यही दे रखा है। इनफैक्ट ये बोला गया था कि दोनों लाइंस यानी L1 और L2 जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच का एंगल बनेगा π/3। तो ये तो बिल्कुल ठीक आ गया, कहने का मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि रीजन वाला जो स्टेटमेंट है ना, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन असर्शन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पीटीएस के सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, इनके सॉल्यूशंस आपको कैसे मिलेंगे? इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो। मोर ओवर, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।